वेलकम बैक टू अनदर जनसुराजी डे। अभी हम जा रहे हैं बाढ़, जो पटना का एक सब डिवीज़न है और हिंदुस्तान का सबसे पुराना सब डिवीज़न है। अभी फ़िलहाल हम पटना में हैं। नेहरू पथ, मीठापुर बस स्टैंड, सचिवालय, किसी भी कैपिटल सिटी जैसा है। थोड़ा पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा है तो थोड़ा सा क्योटिक ज़्यादा है, अदरवाइज किसी भी कैपिटल सिटी जैसा है। 100 किलोमीटर दूर की हमारी जर्नी है। फिर जनसुराज के कैंप में जाएंगे, वहाँ के कार्यक्रम में हिस्सा बटाएंगे। और जर्नी 100 किलोमीटर की, जैसा मैंने बताया, 3 घंटे के आसपास लगेंगे। तो बाकी बातें रास्ते में करते हैं। ये बाएं तरफ जो इस जाली के पीछे दिखाई दे रहा है, ये है माँ गंगा, द माइटी गैंजेस। और हम काफ़ी सारा सफ़र गंगा के साथ ही करेंगे आज। गंगा अभी तो काफ़ी उफान पे है, नाव चल रहे हैं क्योंकि मानसून अभी ख़त्म सा हो रहा है। बट ये तो क्या लग रहा है यार। ये गंगा नदी जो है, ये बिहार को बीचों बीच से तो नहीं, बट बिहार के बीच से जाके बिहार को 2 टुकड़ों में बांटती है। इसके गंगा के उस तरफ, जिस तरफ मैं अभी फेस कर रहा हूँ, उस तरफ वाले इलाके को नॉर्थ बिहार इज द नॉर्थ बिहार, और जिस पे हम ड्राइव कर रहे हैं वो है साउथ बिहार। और गंगा सिर्फ ज्योग्राफिकली नहीं बांटती है, गंगा नदी जो है वो कल्चरली भी बांटती है। गंगा के उस तरफ की भाषा अलग है, मैथिली या उससे मिली जुली भाषाएं बोली जाती हैं। और जिस तरफ हम ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट भोजपुरी, मगही या उसकी जो भाषाएं हैं बनती चली गई, वो जो गुजरते वक्त के साथ बनती चली गई। नेचर ने भी इनको 2 तरह से ट्रीट किया है। गंगा के उस पार वाला जो इलाका है, ये गंगा सामने, और गंगा के उस पार वाला जो इलाका है, उधर वो बाढ़ग्रस्त रहता है आमतौर पे। या एक बहुत बड़ी समस्या जो बिहार की है वो पानी के जमावड़े की है। जिस इलाके में एक बार पानी घुस गया तो वो 4-5 महीने तक उसकी कोई निकासी नहीं है। तो आमतौर पे उधर एक ही फसल हो पाती है एक बहुत बड़े भूखंड में। और गंगा के इस तरफ वो प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इधर थोड़ी बहुत सूखे की प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं है क्योंकि वाटर टेबल थोड़ा सा हाई है। तो 2 से 2.5 फसलें निकाल ली जाती हैं, और इसी वजह से इनकी समृद्धि पे भी फर्क है। जो स्टैटिस्टिक्स बोलता है कि जो दक्षिण बिहार है, जिधर हम ड्राइव कर रहे हैं, वो थोड़ा उत्तरी बिहार से ज़्यादा समृद्ध है। यहाँ पे गरीब अमीर की तो बात होती नहीं है, यहाँ पे गरीब और बहुत गरीब की बात होती है। तो दक्षिणी बिहार का जो इलाका है वो गरीब है, और जो उत्तरी बिहार का इलाका है, वो जो वर्ड मैंने आपको पहले बोला था वो है। एंड हम ड्राइव कर रहे हैं मरीन ड्राइव, जो कि गंगा के साथ ही बना हुआ है। और गंगा के दक्षिण में ही आज का सफ़र हमारा तकरीबन है। कुछ और बातें करेंगे, बस थोड़ा पहले ड्राइव कर लें। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि आज हम बाढ़ जा रहे हैं, जो पटना का ही एक सब डिवीज़न है, हिंदुस्तान का सबसे पुराना सब डिवीज़न है। और यहाँ से तकरीबन 80-90 किलोमीटर दूर है। हम जनसुराज के ही एक कैंप में जा रहे हैं, और वहाँ जो काम चल रहा है उसमें योगदान करने की कोशिश करूँगा। और हर दिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि एक न एक ऐसे मुद्दे पे बात की जाए जिसका गहरा संबंध बिहार से है। बाकी दिन जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ उसमें उसके ज़मीनी प्रमाण देने की कोशिश करता हूँ। पर आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसके बारे में मैं कोई ज़मीनी प्रमाण नहीं दे पाऊँगा। आपको मेरी बातों पे
या तो यकीन करना पड़ेगा या आपको खुद वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करना मुश्किल नहीं है। जिस सब्जेक्ट पे मैं, जिस विषय पे मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूँ वो है नशाबंदी। बिहार में नशाबंदी लागू है, ये तो सबको पता है, लेकिन अगर आप लोगों ने हमारे मुखिया प्रशांत किशोर जी के वक्तव्य सुने हो तो वो क्लियर कट इमर्ज होके आता है कि नशाबंदी एक चूरन है जो झूठ मूठ का बिहार को चटाया जा रहा है। जमीनी हकीकत कुछ और है। शराब की दुकानें बंद हैं, शराब बंद नहीं है, और उससे हजारों करोड़ का जो नुकसान है वो बिहार जैसे गरीब राज्य को, 20,000 करोड़ छोटी रकम नहीं होती, जिस स्टेट का पूरा बजट ही 2.5 लाख करोड़ का हो, तो वो उसका नुकसान हो रहा है और वो पैसा ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो रहा है। तो प्रशांत किशोर का और जन स्वराज का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि सत्ता में आते ही, और सत्ता में हम आने वाले हैं, इसमें कोई किसी को शक नहीं है, तो पहले घंटे में इस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। बट ये थोड़ा जान लेते हैं कि ये इस कानून की सच्चाई क्या है, तो इसके बारे में चलिए आपसे थोड़ा बात करते हैं। इस नशाबंदी की कहानी को थोड़ा पीछे ले जाके शुरू से शुरू करते हैं। 2015 में नीतीश कुमार ने सरकार बनाई। कितनी भी बार वो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बने थे वो तो शायद उनको भी याद नहीं होगा, और मेजॉरिटी उनके पास थी नहीं, और तब तक उनका जो मैनिफेस्टो था या उनके जो वक्तव्य थे, जो भाषण थे, उसमें नशाबंदी की कभी कोई बात नहीं थी। फिर अचानक 2016 में उनको कभी किसी रात को सपना आया कि बिहार को नशा मुक्त करना है, और उन्होंने बोला चलो नशा मुक्त करते हैं। कोई विचार नहीं हुआ, कोई विवेचना नहीं हुई, और कर दिया। कैसे किया इसका क्या बताएं, राजा हैं, जो बोलेंगे वो कानून है, जो सपना देखेंगे वो कानून है। तो 2016 में उन्होंने डिसाइड किया कि बिहार में शराब बंद, और उन्होंने एक कानून लाया। उसकी हाइलाइट्स कुछ इस तरह थे कि बिहार में जो भी आदमी शराब पीता पकड़ा जाएगा उसको 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बात वहीं पे नहीं रुकती है। उन्होंने ये भी बताया है कि जो परिवार के लोग हैं वो भी इस का गुनाह में बराबर के शामिल हैं। अगर कोई घर में एडल्ट लड़का है, वो कहीं से एक बोतल लेके आ गया, रेड पड़ गया, वो पता चल गया, पकड़ा गया, तो परिवार वाले भी अंदर हो जाएंगे। सॉरी। इतना ही नहीं, अगर कोई लड़का किसी मकान में किराएदार रह रहा है और अगर वो छुप छुपा के शराब पी लेता है और पकड़ा जाता है, रेड पड़ जाता है, तो वो मालिक मकान भी उसमें गुनाहगार है और वो भी अंदर हो जाएगा। और ये सारे नॉन बेलेबल ऑफेंस थे। कोर्ट को भी यह हिदायत दी गई थी कि जो भी शराब या नशीला पदार्थ सीज किया जाएगा उसको डिस्पोज ऑफ करने का कोर्ट को कोई हक नहीं होगा। बन गया कानून। 10 साल की सजा, 13 साल की सजा में मर्डर वालों को आजीवन कारावास से जमानत या पैरोल मिल जाती है। इतना सीरियसली लिया गया इस बात को। 70-75 कोर्ट बनाए गए। बिहार की आधी से ज्यादा पुलिस इस नशाबंदी को रोकने में और उससे कनेक्टेड जो अपराधी थे उनको पकड़ने में लग गई। बिहार का पब्लिक पुलिस रेशियो अगर मैं आपको बता दूं तो बिहार में हर 1,500 आदमी पे एक पुलिस का बंदा है। ये पुलिस पब्लिक का जो औसत है ये इंडिया में सबसे कम है। इनफैक्ट इंडिया में कहीं भी ये नंबर ट्रिपल फिगर से ज्यादा, 100 से ज्यादा, 150, 200, कहीं कहीं तो 600 तक है। बिहार में है ये 75, आबादी 13 करोड़। तो पुलिस पहले से नहीं थी, उसमें से आधे से ज्यादा नशाबंदी में लग गई। और वैसे भी बिहार कभी भी एक जो क्राइम फ्री स्टेट होने का क्लेम बिहार में कभी भी नहीं था और होगा भी, क्योंकि नौकरियां तो आपने दी नहीं।
और ये नशाबंदी और इस तरह के फालतू फंड के काम शुरू कर दिए, तो जो यूथ था पुलिस का ध्यान कहीं और गया, तो वो दूसरे कामों में लग गया। तो जी इसका अंजाम ये हुआ कि जेल भर गए सारे। 40-45 हजार की टोटल कैपेसिटी है। 70 हजार के आसपास लोग जेलों के अंदर हो गए। और उनकी सजा तो तब शुरू होगी जब कोर्ट उनको सजा देगी, और कोर्ट तब सजा देगी जब कोर्ट में उसकी हियरिंग होगी। तो कई लोग बिना कोर्ट की सुनवाई के ही जेल में बंद रहे, और आज की डेट में भी तकरीबन 1.25 लाख लोग अभी भी जेल में बंद है, क्योंकि कोर्ट्स के पास उनके केस की पेशी का वक्त ही नहीं है। और ये सारे जो लोग हैं ये पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को ज्यादातर बिलोंग करते हैं। अब सोचने वाली बात है कि लाख रुपए की आज इस पे जुर्माना और 10 साल की सजा उसको पहले से हो चुकी हो, तो वो कहाँ से देगा 1 लाख रुपया। और अगर 1 लाख रुपया उसके पास होता ही तो पूरी संभावना है कि वो बाहर ही दे दिला के छूट जाता। तो हजारों हजार लोग जेल में बंद हो गए, तो फिर इसका मतलब शराब रुक गई होगी। तो शराब वगैरह बिल्कुल रुकी नहीं, शराब की दुकानें बंद हो गई, और शराब का होम डिलीवरी शुरू हो गया। जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स थे, जितने भी माफिया वाले लोग थे, उनको एक और धंधा मिल गया। और जो बेरोजगार लड़के थे उसमें वो रनर और कैरियर बनते चले गए। तो समझने वाली बात यह है कि ये 20,000 करोड़ का राजस्व है जो सरकार के खजाने में आता था, और उससे सड़कें बनती थी, स्कूल खुलते थे और सारे वेलफेयर के काम होते थे। अब ये 20,000 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा, क्योंकि स्मगलिंग MRP पे तो होता नहीं है, तो ये 20,000 करोड़ रुपए जो हैं ये सिस्टम से बाहर चले गए। ये ब्लैक मनी हो गया। अब इस ब्लैक मनी से ब्लैक काम ही होंगे, कोई वेलफेयर का, कोई जन सुधार का कार्यक्रम तो होगा नहीं। तो ये एक होम डिलीवरी शुरू हो गया, और शायद इसी से इंस्पायर हो के अमेजोन ने भी ब्लिंकिट को खरीदा है, क्योंकि होम डिलीवरी को भी फास्ट करना था। तो नतीजा ये हुआ कि मासूम लोग, मासूम तो नहीं कह सकते, बट गरीब लोग जिसने शराब पीनी है, और दुनिया में कहीं भी आज तक ये प्रयोग सफल हुआ नहीं है। गुजरात जैसा स्टेट जहाँ पे कई दशकों से नशाबंदी है, वहां भी उनके जो नए सिटीज बन रहे हैं, गिफ्ट सिटी जैसे, वहां के रेजिडेंट्स को शराब पीना अलाउड है। और ये प्रयोग जो है वो कई अगड़े राज्यों ने भी ये कोशिश किया था और फेल हुआ थे। नीतीश बाबू को शायद इसका ज्ञान नहीं था, और जो उनके सलाहकार थे, मेरे ख्याल से सलाहकार कम थे, और इफ आई मे यूज द वर्ड चाटुकार ज्यादा थे। तो कुल मिला के ये हुआ कि नशाबंदी का जो प्रोजेक्ट था वो चला नहीं, और नीतीश कुमार जी की जिद खत्म नहीं हुई। 2-3 साल और बीते, उनको लगा भाई ये कोर्ट्स में तो आधे से ज्यादा इसी का नशाबंदी का काम हो रहा है, जेल ठूस के भरे पड़े हैं, स्मगलिंग का एक काला काम शुरू हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी प्रेशर आया कि भैया आप नशाबंदी करनी है तो करो, तो आप उसके स्पेशल कोर्ट्स तो बनाओ। तो उन्होंने 2018 में उस कानून का संशोधन किया। संशोधन में ये आया कि भाई आपको 50,000 रुपया, जो पहली बार का ऑफेंडर है उसको 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, और 3 महीने के लिए वो जेल में बंद रहेगा। तो नीतीश बाबू को पता चल गया था कि ये चल नहीं रहा था, बट राजा हैं, अपनी जिद कैसे छोड़ दें। तो पैरेलल फिर वो भी चलता रहा। पुलिस, आधे से ज्यादा पुलिस इसी काम में लग गई। हर जगह कलवट पे, खंभों पे ये लिखा हुआ है कि ये गुनाह है और इसकी कड़ी सजा मिलेगी। आपको दिखाऊंगा वैसा एक ना एक कलवट में, इतना तो मैं दिखा ही सकता हूँ। और 2018 में इस कानून को फिर से डाइल्यूट किया गया। फिर भी उनके दिमाग में ये बात नहीं है कि ये गलत बात है। 2022 में उस कानून को में फिर से संशोधन करके उसको और भी हल्का किया जाए। अब हुआ ये कि भाई जो पहली बार शराब पिया हुआ पकड़ा जाता है या पीता पकड़ा जाता है, तो उसको 2 से 5,000 रुपए का जुर्माना कर दो, और वो जेल वेल में भेजने की जरूरत नहीं है। सेकंड टाइम ऑफेंडर, थर्ड टाइम ऑफेंडर के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। तो 6 सालों में
इन्होंने इसको 10 साल की सजा, नॉन बिलेबल ऑफेंस, कोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन से घटा के 2000-5000 रुपए का फाइन, कोई जेल नहीं। तो समझ में तो उनके आ गया है कि ये एक फेलियर है। इसमें भलाई करने चले थे और आपने एक ब्लैक इकोनॉमी बिहार में पैरेलल शुरू कर दिया है और एक बहुत बड़े राजस्व का घाटा बिहार जैसे गरीब राज्य के ऊपर आपने उसको डाल दिया है। बट समझ तो वो अभी भी नहीं रहे हैं और नहीं समझेंगे। राजा है भाई, समझना जरूरी थोड़ी है। ना पॉपुलर मैंडेट है, ना उनको इलेक्शन जीतना है। जितने भी सीट मिले वो किसी के कंधे पे बैठ के चीफ मिनिस्टर बने रहने की आदत है। तो अगर संक्षिप्त में बोला जाए, हाँ एक और बात, पहले जो गाड़ियां सीज होती थी, जो शराब वगैरह कैरी करती थी, वो कोर्ट के पास भी इस बात की अथॉरिटी नहीं थी कि उन गाड़ियों का या सीज्ड जो सामान है उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। और अब इस नए कानून के मार्फत जो गाड़ियां हैं उनको एक छोटा अमाउंट फाइन दे के छोड़ने का प्रावधान कर दिया गया है। तो जमीनी हालत यह है कि लोग मेरे से मिलते हैं, मैं मिलता हूं लड़कों से। मैंने आज पता नहीं, अगर दिख गई तो दिखाऊंगा, वैसे इतनी ओपनली दिखती नहीं है। सड़कों के आसपास ही कच्चे शराब की भट्टियां बनी हुई हैं। अक्सर आए दिन अखबारों में ये खबर छपती रहती है कि इतने लोग कच्ची शराब या गंदी शराब पी के मर गए। होम डिलीवरी करने वाले लड़के हैं, ये एक हकीकत है। आप बिहार के किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कि होम डिलीवरी होती है और आप बताइए, आपको दे दिया जाएगा। कोई गारंटी नहीं है कि उस शराब की प्योरिटी क्या है। वो शराब अपने आप में ही एक गंदी चीज है। लेकिन अब अगर किसी दुकान से ले रहे हैं, किसी अच्छी जगह से ले रहे हैं, तो एक गारंटी होती है कि ये ओरिजिनल होगा या इसमें कोई ज्यादा एडल्ट्रेशन, मिलावट नहीं की गई होगी। बट ये जो बंदा झोले में डाल के अपने थैले में छिपा के आपके पास ला रहा है, वो उसका सोर्स ऑफ सप्लाई क्या है, तो आए दिनों उससे मौतें, उससे हादसे होते रहते हैं। तो कुल मिला के अगर ये देखा जाए तो बिहार में शराबबंदी एक सपने का नतीजा है, जो किसी आदमी ने अचानक ही रात को किसी दिन देखा और बोला चलो आज से ये करते हैं। आज से राजधानी दौलताबाद होगी, दिल्ली में राजधानी नहीं रहेगी। शराबबंदी का ये अभियान बुरी तरह से फेल हो चुका है। एक पैरेलल ब्लैक इंडस्ट्री शुरू हो चुकी है, शराब की होम डिलीवरी हो रही है, जगह जगह कच्ची शराब के भट्टे लगे हुए हैं। और ये महाराज हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये प्रयास था जिसकी शुरुआत ही गलत हुई थी, जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। आपने ये प्रयास शुरू किया है तो चलो भाई गलती हो गई, मान लो, बंद करो। बट ये मानेंगे नहीं, महाराजा हैं। तो ये है अभी शराबबंदी की हालत। जेलों में अभी भी तकरीबन 1.25 लाख लोग ऐसे पड़े सड़ रहे हैं कि जो बस अरेस्ट कर लिए गए और वहीं पे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनका केस कोर्ट में आया ही नहीं। और इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी तरह का कोई फाइन देने की हालत में नहीं थे। जो फाइन देने की जिनमें ताकत थी वो घूस देके पहले ही बच लिए हैं। और अब पुलिस सिर्फ अरेस्ट कर सकती है, पुलिस छोड़ तो नहीं सकती है। छोड़ेगा कोर्ट तब छोड़ेगा जब उनका केस कोर्ट में जाएगा, और वो केस कोर्ट में जाने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि कोर्ट्स ओवरबर्डेंड हैं। तो ये है एक हकीकत। 20,000 करोड़ का राजस्व काफी होता है। तो हमारे जो मुखिया है प्रशांत किशोर जी ने, उन्होंने कई मौकों पे पब्लिक में ये कहा है कि ये एक फ्रॉड है, एक चूरन है जो चटाया जा रहा है। और हमारी व्यवस्था आने के बाद पहले 1 घंटे में इस बेहुदा से कानून को हटा दिया जाएगा। और एक जो सेंसिबल सी बात है कि आप कंट्रोल करो, एजुकेट करो। सबको पता है शराब पीनी गलत बात है, आप एजुकेट करो। नहीं तो ये जिनके घर वाले जेलों में बंद हैं, जिनके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, वो घर के मुखिया थे, अब वो जेल में बंद हो गए। उनके बच्चे सड़कों पे आ गए, उनकी बीवियां घरों में चौका बर्तन करने के लिए मजबूर हो गई। तो ये है बिहार के नशाबंदी की कहानी। थोड़ी और बात करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद।
रिंग रोड पे ही चल रहे हैं हम और सामने है द माइटी गैंजेस गंगा माँ। और अभी लबालब मानसून अपने खात्मे पे है और अभी गंगा लबालब भरी हुई है। मैजेस्टिक साइट। और ये है पटना का रिंग रोड जो कि गंगा के साथ साथ ही चलता है। एंड ये वाला एरिया तो बढ़िया है और काफ़ी सारा जो कंजेशन है वो पटना से डाइवर्ट हो गया है। अदरवाइज पटना में पॉपुलेशन प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, अंदर काफ़ी भीड़ भाड़ मिलती है, बट रिंग रोड पे तो मामला ठीक है। मद्यपान वर्जित है। टोल फ्री नंबर, ये 2-3 टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं और इनकी अब इतनी इज्जत रह गई है कि इसके ऊपर लोग और पोस्टर चिपकाने लग गए हैं। और पॉपुलेटेड एरिया में, ये कस्बा है, पॉपुलेटेड एरिया में जितने भी ये पोल्स हैं, जितने भी कलवट हैं, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है और इसका कोई मतलब रह नहीं गया। ऐसे जितने भी खंबे हैं, जितने भी लैंप पोस्ट हैं, ये देखिए सामने और लिखा हुआ है, वो सामने और लिखा हुआ है। जितने भी लैंप पोस्ट हैं हर एक पे यही बात लिखी हुई। जितनी भी पुलिया है, जितना भी कलवट है, सबों पे ये बात लिखी हुई है। अब तो हालत ये है कि इसको रीपेंट करने का और रिफ्रेश करने का सिस्टम भी खत्म हो गया है। इनफैक्ट उस पोल को आप एक लैंडमार्क की तरह यूज करके वहां पे आप होम डिलीवरी ले भी सकते हैं। तो ये हालात है। और एक और बात बता दूं, पुराने बिहार में और अब झारखंड में एक धाम है, वैद्यनाथ धाम या देवघर बोलते हैं उसको। वो सामने एक और लिखा हुआ है, सामने एक और, हर एक पोल पे ये बात लिखी हुई है। अब तो मिट मिटा भी गया है। तो वो भोले शंकर का एक धाम माना जाता है। और क्योंकि अब, और वहां लोग बड़ी मन्नत के साथ पूजा पाठ, बड़े भक्ति के साथ वहां जाया करते थे। बट क्योंकि अब झारखंड में चला गया है तो वहां पे भोलेनाथ की मंदिर से ज्यादा काम शराब का होता है। लोग जाते तो पूजा करते हैं और शराब पी के टाइट होके आ जाते हैं। पुलिस भी लगी होती है, उनका अपना एक पैरेलल कारोबार चल रहा होता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो नशाबंदी जो कागजों पे है, जो दिखाया जाता है, जो सरकार का पक्ष है, वो है कि बिहार में नशाबंदी है। लेकिन जमीनी हालात ये है कि बिहार में नशे की दुकान बंदी है, सिर्फ ठेके बंद है, दुकानें बंद है। शराब की कोई कमी नहीं है। और इस बात को मैं, इसका प्रमाण तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कोई भी आके कैमरे पे ये बोलेगा नहीं कि मैं होम डिलीवरी करता हूँ, मैं सप्लाई करता हूँ। सभी लोग कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो वैसे तो जिंदगी में नकारा निकम्मा है, बट ये होम डिलीवरी करके, ये शराब का धंधा करके, शराब का काला धंधा करके वो काफ़ी पैसे कमा चुके हैं। लोगों ने घर वर बना लिए और रेत माफिया के साथ, बालू माफिया के साथ और जमीन माफिया के साथ, ये शराब माफिया एक और इंडस्ट्री है जो बिहार में शुरू हो गई है। और ये मूलतः बिहार में ये तीनों ही तीन इंडस्ट्रीज ही हैं। एक जमीन माफिया है, एक रेत माफिया है। रेत माफिया के बारे में हम बात करेंगे अगले किसी वीडियो में और आपको मैं दिखाऊंगा भी कि रेत का अवैध खनन के चक्कर में कितना नुकसान हो रहा है लोगों का। और तीसरा है ये शराब माफिया, और इनमें रोल्स इंटरचेंजेबल हैं। जो असामाजिक तत्व हैं ये तीनों काम करते हैं और जो लोग अपना बचाव नहीं कर सकते तो वो जेलों में सड़ रहे हैं। तो ये है हकीकत। शराब की दुकानें बंद हैं, शराब चालू है। गाँव में जाइए तो शाम को हर एक युवा किसी न किसी तरह के का नशा किए हुए मिलता है। होम डिलीवरी चालू है और बिहार को जो राजस्व का घाटा हो रहा है सो अलग। 1.25 लाख 1.5 लाख जो जेलों में बंद बिना वजह सड़ रहे हैं सो अलग। तो इस कानून का कोई मतलब रह नहीं गया और इसको अब चले जाना चाहिए। और अगले साल जब हम अपनी व्यवस्था बनाएंगे, जब जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी, तो ये कानून खिड़की से बाहर फेंक दिया जाएगा। तो अगले वीडियो में बाकी बातें करेंगे। एक और समस्या को, एक और इशू को लेके आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में अब इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।